A glass bulb of volume 400 centimeter cube is connected to another 200 centimeter cube by means of a tube of negligible volume. मेरी बात सुनिएगा, ये एक गिलास ट्यूब है, सॉरी ये गिलास बल्ब है, and there is another glass bulb, ठीक है, there is another two glass bulbs. एक का जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है. वन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये 400 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस वाले का कितना है 200 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है. दे आर कनेक्टेड बाय नेग्लिजिबल वॉल्यूम ट्यूब. ये जो ट्यूब है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ट्यूब का वॉल्यूम आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है. द बल्ब कंटेन्स ड्राई एयर एट एंड आर बोथ आर कॉमन टेम्परेचर एंड प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm रिस्पेक्टिवली. The larger bulb is immersed in a steam at 100. देखो, initial temperature is equal to 20 degree centigrade each. दोनों बल्ब का initial temperature यही है, and initial pressure is 1 atm each. दोनों बल्ब का initial pressure भी यही है, ठीक है. फाइनल टेम्परेचर इस वाले का फाइनल टेम्परेचर देख लेना यहीं से, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, is 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस वाले का जो फाइनल टेम्परेचर बनाया गया है, दैट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको बताना है व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर. इज माय क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? नासिर, अरीशा, दमन, शमीम, आई डोंट नो वेयर आर अदर्स. बतूल कहाँ है आज? ठीक है, तो मेरा फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि देयर आर टू स्मॉल ग्लास बल्ब्स ऑफ द वॉल्यूम्स 400 सेंटीमीटर क्यूब एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब, नॉट सेंटीमीटर, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. देयर आर टू ग्लास बल्ब्स एंड दे हैव बीन कनेक्टेड बाय अ ग्लास रॉड of negligible volume. We don't have to consider this volume. The volume of this is negligible. Volume is negligible for the connecting rod. Negligible. ठीक है, इसका negligible है volume. अब आपसे कहा गया कि initially the temperature is given, initial pressure is also given, initial volume is also given. अच्छा, दूसरी बात हमसे कहता है कि फाइनल टेम्परेचर एंड फाइनल प्रेशर. तो फाइनल टेम्परेचर में ये है कि ये जो लेफ्ट वाला बल्ब है, इट हैज बीन इट्स टेम्परेचर इज मेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और राइट वाले बल्ब का जो टेम्परेचर है वो कितना कर दिया गया, इट हैज बीन मेड एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपसे ये कहता है कि व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर. देखो, एक बात तो समझो कि जब लेफ्ट वाले का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, लेफ्ट वाले का टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, और राइट वाले का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया है. तो एक बात तो क्लियर है कि गैस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. व्हाई दिस गैस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड? द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि लेफ्ट वाले साइड का टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द राइट वाला साइड. लेफ्ट वाले साइड का टेम्परेचर ज्यादा है और राइट वाले साइड का टेम्परेचर उसके कंपैरेटिवली कम है, ठीक है. अब मेरे को एक बात पता है सर, कि इस केस में हमें एक बात पता है कि चाहे जो भी हो जाए, the total number of moles has to remain constant. क्या मतलब सर, क्या बोला आपने? सर मान लो इसमें N1 is the number of mole and इसमें N2 is the number of mole. मान लो N1 and N2 are initial number of moles in left and right bulb initially. ठीक है, N1 एंड N2 जो है आपका, वो इनिशियली जो है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स है इन द लेफ्ट वन एंड द राइट वन. बट एक बात क्लियर है कि चाहे ये नंबर ऑफ मोल्स इसमें और इसमें आफ्टर हीटिंग भले जितना भी चेंज हो, but the sum will always remain constant. N1 plus N2 will always remain as equal to N. ये बात समझ लेना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम रहेगा. जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है. बात समझ में आ रही है? ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो दोनों में क्या रहेंगे, वो दोनों में हमेशा सेम रहेंगे. क्लियर हो गई बात? और जो टोटल वॉल्यूम है वो भी दोनों का सम वुड आल्सो रिमेन सेम.
अरे एक बार तो कुछ बता दो, ये n1 और n2 इनिशियल मत मानो, फाइनल मान, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली। पहले मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आई है जो मैंने पहले लिखा है? n जो है हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और n1 और n2 क्या है हमारे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है। अब देखिए सर, पता नहीं आप सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पर फाइनली दोनों का प्रेशर हैज टू बिकम सेम। देखो गैस इधर से इधर तब तक जाएगी जब तक प्रेशर दोनों साइड के सेम नहीं हो जाते। तो देखो हम ये कह सकते हैं P फाइनल, V दैट इज द वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है, फॉर विच वन, फॉर द लेफ्ट वन, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ये बताओ मुझे, ये ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं, PV इज इक्वल टू nRT लिखा जा सकता है या नहीं, मुझे ये समझाओ, पहले तो मुझे ये समझाओ। सर आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रेशर, जो फाइनल वाला प्रेशर है, मल्टीप्लाइड बाय द जो फाइनल वॉल्यूम है ऑफ द लेफ्ट वाला पार्ट, that can be written as n1 r t1 is my first equation। इसी से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर ये pv is equal to nRT है तो n1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ प्रेशर फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय r t1, ये ऐसे लिख सकता हूँ सर, दिस वुड बी माय वन ऑफ इक्वेशन। सेकेंडली मैं दूसरे वाले साइड का बल्ब जो है उसके लिए लिख सकता हूँ कि ये v2 is equal to n2 r t2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो n2 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू दैट कैन बी रिटन एज p फाइनल v2 डिवाइडेड बाय P final V2 divided by R times of T2 लिखा जा सकता है। This is my second equation, if you can understand. N1 and N2 are the final mole or final number of moles in the left bulb and the right bulb. N1 और N2 जो है, these are the number of moles. कहाँ कहाँ पर सर, लेफ्ट वाले में और राइट वाले में। Did you understand this? यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से तो मैं आगे बताऊं। Kindly note up till here so that I can solve the another step. I can show you the next steps. कर लिया, कर लिया, ठीक है। नो सर किसने बोला, जल्दी नोट करो जिसने नो बोला है। हो गया? इज इट डन? यस सर, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनिए कि वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ n1, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ n2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब हमने बोला था कि n1 प्लस ऑफ n2 वुड बी इक्वल टू n, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट वी हैड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सर कि बाय यूजिंग दैट वी कैन राइट P फाइनल V divided by R T1 plus of P final V2 divided by R T2 is equal to P naught V naught divided by R T naught. Let us understand why I wrote P final to be same in the calculation of N1 as well as N2. The reason is कि गैस एक बल्ब से दूसरे बल्ब में फ्लो करेगा और तब तक करेगा टिल द प्रेशर इज नॉट सेम। जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक गैस फ्लो करेगा। तो फाइनल केस में द प्रेशर दो बारी लेंदी ही पता नहीं एक बारी को दो फाइनल 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 केस में प्रेशर जो होंगे वो दोनों में सेम होंगे। तो वेदर यू कैलकुलेट n1 और वेदर यू कैलकुलेट n2, प्रेशर की वैल्यू दोनों केस के लिए हम सेम लिखेंगे। तो इसलिए मैंने ये लिखा P फाइनल V1 RT1 P फाइनल V2 RT2 इज इक्वल टू P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय RT नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम P फाइनल की वैल्यू को ऐसे सिंपली लिख सकते हैं P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय, P नॉट V नॉट आपको समझ में आ रहा होगा, R हर जगह कैंसिल हो जाएगा, दिस R विल कैंसिल आउट एवरीवेयर, तो दिस कैन बी रिटन एज T नॉट। ये आ जाएगा V1 अपॉन T1 प्लस ऑफ V2 अपॉन T2। कुछ नहीं करा है मैंने P फाइनल इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया P फाइनल, और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब वैल्यूज रख दीजिए जल्दी जल्दी से। वैल्यूज कैसे रखिएगा, तो मैं डेटा बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे आप वैल्यू। पहला वाला टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है फॉर बोथ। पहला टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट इन दिस फॉर्मूला यू प्लेस द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केल्विन।
तो केल्विन के लिए 273 ऐड करेंगे, 0.15 भी ऐड होता है, बट आई एम लीविंग दैट। बेसिकली आपको याद है कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन क्या है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 293.15 केल्विन। ये केल्विन में मैंने टेम्परेचर चेंज किया है। सिमिलरली ये तो इनिशियल टेम्परेचर है जिसको मैं टी नॉट कह रहा हूं, ये जो टी नॉट है। सिमिलरली T1, एक टेम्परेचर हमने लेफ्ट वाले का कितना लिया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 को कितना लिख सकते हैं, 373.15 केल्विन। और T2 को हम कितना लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमसे बोला गया है, तो 273.15 केल्विन ऐसे लिखा जा सकता है। वॉल्यूम की वैल्यूज हमें गिवन है, तो इसमें अगर हम सारी वैल्यूज रख दें, P नॉट हमें गिवन है 1 ATM, तो लेट इट बी इन ATMs, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कितना, तो टोटल वॉल्यूम V नॉट इज इक्वल टू 400 प्लस 200 इज इक्वल टू कितना, 600 इज द इनिशियल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 293.15 is the initial temperature which I am representing by T naught, ठीक है, into V1 by T1, तो V1 की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइडेड बाय 373.1 प्लस ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 273.15। इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। कुछ हजम हुआ है सर, कहीं कोई कष्ट है तो पूछो। क्लियर है सर? ओके अरीशा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर, और कुछ और बातों पे आते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैंने इसको इरेज कर दिया। डिग्री ऑफ, सर फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं थे। फाइनल टेम्परेचर अगर सेम होते तो फिर बात ही क्या थी, फिर किसी भी साइड से गैस क्यों फ्लो करता। गैस फ्लो ही हुआ है फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर बल्ब, बिकॉज इसका फाइनल टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है दैट वाज केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर्स वर सेम। इसका इनिशियल टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका इनिशियल टेम्परेचर वाज आल्सो इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियली टेम्परेचर्स ऑफ द बल्ब्स वर सेम, ठीक है, बट फाइनली टेम्परेचर्स आर नॉट सेम। एक हायर टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे, तो एक का प्रेशर अलग होगा, दूसरे का प्रेशर अलग होगा, तो एक साइड से दूसरे साइड में गैस फ्लो करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके दमन, तो आप देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करते हैं सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मतलब समझो। इसको अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मतलब ये है कि इन हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेज अ गैस पार्टिकल कैन हैव इट्स इंटरनल एनर्जी। मतलब कितने तरीके से किसी गैस पार्टिकल के पास एनर्जी हो सकती है, कितने तरीके से, बाय वर्च्यू ऑफ हाउ मेनी मोशंस इट कैन हैव इट्स इंटरनल एनर्जी और सिंपली इट्स एनर्जी। फिर से मेरी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक गैस है जिसका जो पार्टिकल है वो मोनो एटॉमिक है, मतलब वो गैस मोनो एटॉमिक है। मोनो मतलब एक एटम है उसके अंदर, इट हैज ओनली वन एटम, मोनो एटॉमिक गैस। अगर इफ द गैस इज मोनो एटॉमिक, तो मोनो का मतलब एक ही एटम है उसके पास, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, वैसे भी आप जानते हो कि किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बेसिकली हमारे अजम्पशन के हिसाब से, जो हम अजम्पशन ले रहे हैं, जो हमने थर्मोकाइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशन मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू दोज अजम्पशंस, अगर गैस के इंटरनल एनर्जी की हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी इज सिंपली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। गैस की काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स और इट्स मॉलिक्यूल्स। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या कहने का मतलब कि गैस की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो उसके काइनेटिक एनर्जी का जो सम है दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये असम्पशन लिया है कि there will be no intermolecular force between the two particles, there will be no electrostatic force between the two particles of the gas, there will be no gravitational force between the two particles of the gas. So because there is no such forces acting, so there will be no potential energy, and all the internal energy will be because of the kinetic energy of the molecules or the particles of a gas. I hope आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि किसी भी गैस के पार्टिकल्स में कितने इंडिपेंडेंट कारणों से, रीजन से, कॉज से एनर्जी हो सकती है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपली इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे इफ आई टॉक अबाउट मोनो एटॉमिक गैस, बात समझिए आप, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अपन ये सिंपली कह सकते हैं कि इफ वी हैव अ मोनो एटॉमिक गैस, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके पास जो एनर्जी हो सकती है, दैट एनर्जी कैन बी ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब अगर गैस मोनो एटॉमिक है तो इस मोनो एटॉमिक का जो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग हो सकता है। मतलब दिस गैस पार्टिकल कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसके पास जो एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, वो हो सकती है ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल आइदर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स के अलोंग दौड़ने से, वाई के अलोंग दौड़ने से या जेड के अलोंग दौड़ने से इसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। कुछ हजम हो रहा होगा शायद आपको। सर इसमें रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज ये पार्टिकल जो आपने कंसीडर किया है, ये पार्टिकल, इसका जो साइज है, इसका जो डायमेंशन है, इट इज नेग्लिजिबल, है ना। इसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, पता नहीं आपको याद है या नहीं, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लिखा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। मतलब इफ वी हैव this as an axis of rotation and we have a particle here which is at a distance of r, or the perpendicular distance of this particle is r, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पार्टिकल का, इफ इट हैज अ मास ऑफ m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। बट अगर मान लो कि ये पार्टिकल इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रही है, इफ इट इज लाइंग ऑन द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज r इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमने गैस का पार्टिकल कंसीडर किया है, तो गैस के पार्टिकल में याद करो कि हम ये मानते हैं कि गैस का पार्टिकल इतना छोटा है सच दैट इट्स ओन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल और इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, वी नेग्लेक्ट दैट वॉल्यूम। तो इतना छोटा पार्टिकल है, अगर इसका हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे इसको हम चलाएं या किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे हम इसका रोटेशन कंसीडर करें, तो इसका रोटेशन इसलिए कंसीडर नहीं होगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन वुड बी इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं मान लो कि मैं कहता हूँ गैस का पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है ना। इसी तरह से इफ दिस गैस इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, तो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0। इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल अगेन बी इक्वल टू 0। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0 आइदर अबाउट एक्स, वाई और जेड। तो इसलिए इसका रोटेशन कंसीडर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या कंसीडर होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसलेशन कंसीडर होता है। ट्रांसलेशन इधर कंसीडर होता है या तो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग या फिर जेड एक्सिस के अलोंग। ये ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटरी मोशन हम इस पार्टिकल का कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो सिर्फ इस ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से होगी, और वो भी ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी एक्सिस के अलोंग, तो आइदर एक्स, वाई और जेड। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम कहेंगे कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to 3. क्यों 3? Because it can possess energy all because of 3 independent motions, and those independent motions are translatory motion along x, translatory motion along y, and translatory motion along z. These are 3 independent motion by virtue of which it can possess energy. Similarly, if we have a diatomic gas, diatomic means it will have 2 atoms. So diatomic gas, if we have 2 atoms, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, these are 2 atoms that we have,
तो ये अगर डायटोमिक गैस है तो इट कैन ट्रांसलेट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. इट कैन ट्रांसलेट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ठीक है. तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो तो तीन इसलिए होगी बिकॉज इट हैज ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग ऑल थ्री डिफरेंट एक्सिस. साथ साथ इस डायटोमिक के पास रोटेशन के कारण भी एनर्जी होगी. देखो इसका रोटेशन किधर होगा. मान लो ये डायटोमिक गैस है तो द रोटेशन ऑफ दिस डायटोमिक गैस अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये नेग्लिजिबली स्मॉल पार्टिकल्स हैं. तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन तो नहीं मानेंगे हम, बट इसका रोटेशन हम वाई एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं क्योंकि वाई के लिए तो इस दोनों के बीच का सेपरेशन है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू 0. सिमिलरली इस डायटोमिक पार्टिकल का जो रोटेशन है वो हम जेड एक्सिस के अबाउट भी मान सकते हैं बिकॉज दीज वैल्यूज आर नॉट 0. समझ में आ रही बात. तो डायटोमिक गैस में we will consider the energy due to its rotational motion also, but that rotational motion will only be along which axis? So that would be along y and z axis, but it will not be along x axis. इसका मतलब अगर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 5. डिड यू अंडरस्टैंड. स्मॉल एफ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डिड यू अंडरस्टैंड. अरे बोलो. ओके सर. तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसी तरह से अभी ट्रायटोमिक पे आएंगे. ट्रायटोमिक के बाद पॉलीएटॉमिक होता है बट उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो 3 ही से मतलब है, मोनो डाया ट्राया. ठीक है, ये नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मोनोएटॉमिक गैस की बात हम कर चुके हैं. We have already talked about the diatomic gas. Now we will be talking about the triatomic gas. ठीक है. ट्राइएटॉमिक गैस की अगर हम बात करें, ट्राइएटॉमिक मतलब 3 मॉलिक्यूल. अब ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं ट्राइएटॉमिक गैस, 3 मॉलिक्यूल वाला गैस, ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं दैट कैन बी ईदर बी अरेंज्ड अलोंग द सेम लाइन और इट कैन नॉट, इट कैन हैव द अरेंजमेंट डिफरेंट फ्रॉम द सेम लाइन. क्या मतलब सर, क्या बोले. फॉर एग्जाम्पल if these 3 atoms of the gas are arranged along the same straight line, ये भी अरेंजमेंट हो सकता है. इट इज लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस, या तो ये केस हो सकता है. और वी कैन हैव अ नॉन लीनियर अरेंजमेंट दिस वे. यहाँ पर एक नॉन लीनियर अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको. तो दिस इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट विच इज पॉसिबल एंड दिस अरेंजमेंट इज नॉन लीनियर अरेंजमेंट. ये वाला जो अरेंजमेंट है ये नॉन लीनियर अरेंजमेंट है, ऐसे है ना, ये नॉन लीनियर अरेंजमेंट है. तो all both the arrangements are possible. If we have a linear arrangement, अगर हमारे पास linear arrangement है तो इस केस में if we talk about the degree of freedom, तो it will be because of 3 motions along x, y और z. ये तो पहला तो हमें ये 3 मोशन दिखाई दे रहा है कि x, y, z के along. ठीक है, ये लीनियर अरेंजमेंट में भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा x के along, y के along, z के along. साथ साथ इसका 2 रोटेटरी मोशन हम कंसीडर करेंगे. अगर ऐसा है तो इसमें साथ साथ हम 2 रोटेटरी मोशन कंसीडर करेंगे. एंड व्हाट वुड बी दोस रोटेटरी मोशन. तो दैट रोटेटरी मोशन वुड बी आइदर अलोंग y एक्सिस और इट वुड बी अलोंग z एक्सिस. इसका मतलब इस केस में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लिखें तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन. तो 3 + 2 = 5. तो देयर वुड बी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इज इट अंडरस्टूड. But if we have non-linear arrangement, तो non-linear arrangement के केस में क्या होएगा. तो non-linear arrangement के केस में जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ड्यू टू रोटेशन, तो रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तीनों एक्सिस के अलोंग कंसीडर होगा. क्या मतलब सर, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर रहा हूँ, सुनो, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर रहा हूँ तो इन दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, बट इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा. सिमिलरली अगर y के अलोंग रोटेट कर रहा हूं तो इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा बट इन दोनों का नहीं होगा. और z के अलोंग अगर रोटेट कर रहा हूं
तो किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा। तो इस केस में ऑल द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशन वुड बी कंसीडर्ड। तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज इट अंडरस्टूड? तो अगर नॉन ट्राई एटॉमिक गैस में दो तरह का अरेंजमेंट है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। If we have linear arrangement, then in that case degree of freedom would be 5, and if we have non-linear arrangement, degree of freedom would be 6. ठीक है? अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि all these degree of freedom that I have taken at lower value of temperatures, मतलब बहुत टेम्परेचर की कम वैल्यू पे। अगर वो आपसे कहे कि टेम्परेचर को हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, अगर हमें कहे डिग्री मतलब टेम्परेचर हमने बहुत बढ़ा दिया, सर कितना बढ़ा दिया? आप ऐसा अस्यूम करो कि if the temperature is more than 500 Kelvin, temperature is so high that it is more than 500 Kelvin, ठीक है, at higher temperatures। तो आप याद रखिएगा कि in addition to these degree of freedom, you will consider the vibrational motion also, ठीक है, बात समझिए मेरी। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको और कंसीडर करना है, और वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको किसके लिए कंसीडर करना है? तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कंसीडर करना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम पे। इसका मतलब डायटोमिक के लिए उस केस में, अभी हमने डायटोमिक के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा था। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें एट हाई टेम्परेचर्स, तो हम क्या अस्यूम कर लेंगे? डायटोमिक के लिए डायटोमिक, इसके लिए 5 तो नॉर्मल है, 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसीडर कर लेंगे एट हायर टेम्परेचर, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। उसके कारण 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया जाएगा और ये नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएगा। अगर इसी तरह से ट्रायटोमिक है, जैसे ये नॉन लीनियर वाला केस ले लूं ट्रायटोमिक का, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6 प्लस ऑफ 2 दैट वुड बिकम इक्वल टू 8, दैट विल बिकम 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस केस। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर को मेंशन नहीं करता है वो, तो आपको तो सिंपली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करना है। तो विदाउट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आपको फ्रीडम लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज इट क्लियर टू ऑल? एक बार हाँ ना बोल तो आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, तो we move to the next point which is called as law of equipartition of energy। ये भी सुन लो जल्दी से, law of equipartition of energy। I am erasing all this whatever is written on the screen। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमने ये बात कर ली भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो वो हमें पता है। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट वो मोशंस हैं जिसके कारण अ गैस कैन हैव इट्स टोटल इंटरनल एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ये जो टोटल एनर्जी ऑफ गैस है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, अगर ये ध्यान से देख, इस लॉ के नाम को ही ध्यान से देखो तो इसमें एक वर्ड आ रहा है इक्विपार्टीशन। इसका मतलब है हमने जो टोटल एनर्जी उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, इक्वी पार्टीशन किया है उसका। पार्टीशन तो करा है हमने, पार्टीशन मतलब डिवाइड करना बेसिकली, और इक्वी पार्टीशन इसका मतलब है इक्वली डिवाइड करना। बेसिकली दिस लॉ सिंपली सेज दैट कि आपके किसी भी गैस में जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उन सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग आपकी जो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या इक्वली डिवाइडेड होती है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि इफ वी हैव अ गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो इसका मतलब है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग इस टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इक्वली डिवाइडेड होगी, ठीक है। और टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इक्वली कैसे डिवाइडेड होगी? तो याद रखिएगा कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विच विल हैव अ शेयर ऑफ हाफ के टी, दिस इज द एनर्जी अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। मतलब ये जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अबाउट जो आपकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी? दैट वुड बी इक्वल टू हाफ के टी, वेयर के आपको पहले भी पता है कि के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट व्हिच इज 1.38 into 10 to the power minus of 23 जूल पर केल्विन, एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या चीज है? तो टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब इफ वी हैव एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, so this means that the whole energy would be can be written as energy of a gas
can be written as F by 2 K multiplied by T. ये half KT जो मैंने लिखा है, this is the energy for 1 degree of freedom, है ना? मतलब each degree of freedom will have this much of energy. So if we have F degree of freedom, so this whole energy can be written as F by 2 times of KT. समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी को हम K को nRT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मोल हो, ठीक है, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, अगर हमारे पास मोल हो तो इस मोल के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन इवन बी रिटन एज F by 2 nR multiplied by T. This is also the formula for writing the energy of a gas. हजम हो गया? ये क्लियर है भाई? ठीक है, अब कुछ और पॉइंट सुनो. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सिंपली ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अबाउट जो आपकी एनर्जी होगी वो इक्वली शेयर्ड होगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल पोजेस द हाफ केटी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द टोटल. ठीक है, तो अगर आपका जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. अब हम दूसरी एक बात पे आते हैं जिसको हम स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. फिर से स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये आपने सॉलिड के केस में भी सुना होगा स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट बेसिकली डिफाइंड एज the amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 degree centigrade is basically called as specific heat. ठीक है, गैसेस के लिए जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर है दैट कैन बी इंक्रीज either at constant volume or it can be increased at constant pressure. तो बेसिकली जब हम गैस की स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो ये जो गैस की स्पेसिफिक हीट होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को हम कैसे लिखते हैं? तो हम याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, याद रखो कि Q इज इक्वल टू N Cp multiplied by delta T. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस को अगर हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp means that specific heat at constant pressure. So Q divided by N multiplied by delta T, where N is the number of moles. ठीक है, इसी तरह से अगर हम at constant volume लिखें तो this can be written as NCV delta T, और CV can be written as equal to Q divided by N multiplied by delta T, where CV is constant volume. ये constant pressure था, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है. these n denotes the number of moles. क्लियर हो गई बात? इसको आप चाहें तो even you can write this in terms of mass also, or you can write it in terms of the molecular mass also. ठीक है, मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना सर, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ. सोचो ना, the Cp can even be written as Q divided by given mass upon molar mass multiplied by delta T. ऐसे भी तो लिख सकता हूँ. इसका मतलब Cp can be written as molar mass into Q divided by molecular mass into delta T. इसी तरह से मैं CV को भी ऐसे लिख सकता हूँ. CV को भी मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं कि M multiplied by Q divided by क्या, to divided by N multiplied by delta T, सॉरी small m multiplied by delta T. इस बात को भी ऐसे लिख सकता हूँ. देखो दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा दिख रहा है, बट दोनों बातों में फर्क है. एक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और दूसरे में हमारा क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम. ठीक है, अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और चीज आती है जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, जिसको हम मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं. मेयर फॉर्मूला मतलब बेसिकली इट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, और मेयर फॉर्मूला सिंपली सेज दैट, मेयर फॉर्मूला देखिए सर, मेयर्स फॉर्मूला सिंपली कहता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. मतलब द डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो दिस वुड बी इक्वल टू सिंपली R, वेयर R इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट. और ये R गैस कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv. ये भी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे होना भी चाहिए Cp ग्रेटर देन Cv. Although we haven't started this thermodynamics part yet, but इतना सबको याद होगा कि delta Q, that is heat change in a system, is always equal to delta U plus of delta W. मतलब whatever the heat we give to a system, although it is the first law of thermodynamics, we haven't discussed yet, but you have passed class 11, so you must be knowing this
law because you have studied this law in physics as well as in chemistry. So you must be knowing about this. Q is equal to delta U plus of delta T W. ये तो पहला लॉ, तो ये पहला लॉ ये आपको क्लियर होगा शायद. इसका मतलब होता है कि whatever the amount of heat is given to a system, that is used up in two ways. Some part of it changes the internal energy of the gas and the remaining part of it does some work. अब मेरी बात समझो कि, और एक बात याद रखना कि ये डेल्टा यू जो होता है, प्रोसेस चाहे कोई सा भी हो, डेल्टा यू को मैं एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूँ. ऑल्दो आई हैव नॉट ड्राइव्ड इट, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट कि प्रोसेस चाहे कोई सा भी हो, मैं डेल्टा यू को एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूँ. इंटरनल एनर्जी सिंपली कैन बी रिटन एज एनसीवी डेल्टा टी. ये फर्दर और इस पे हम बात करेंगे इन द केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब देखिए इस बात को समझिए आप कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई एम हीटिंग अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. आपको ये भी याद होगा कि डेल्टा डब्ल्यू का मतलब होता था वर्क डन, और वर्क डन आपको याद होगा पी डेल्टा बी या पी डीवी सुना होगा आपने. ये सब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने क्लास 11th पास करा है, तो क्लास 11th में आपने ये चीजें सुनी होंगी. ये भी सुना होगा कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका क्या मतलब है. इसका बेसिक मतलब है कि भाई वर्क डन कैन बी रिटन एज फॉर अ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पी डीवी, और उसका इंटीग्रेशन कर लेते थे. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो, सीवी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वर्क डन जीरो होगा. और वर्क डन अगर जीरो होगा तो वट एवर द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, that whole heat will change the internal energy, means it will change the temperature of the gas or the system. देखो भाई इंटरनल एनर्जी के चेंज होने का मतलब कि अल्टीमेटली यही तो चेंज हुआ ना, बिकॉज एनसीवी इज कांस्टेंट. अच्छा, अगर हमें यही इतना ही टेम्परेचर का राइज कराना है इन द केस ऑफ व्हेन सीपी इज कांस्टेंट, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हमें यही सेम टेम्परेचर का राइज कराना है, तो इस केस में वर्क भी हो रहा होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होनी है. तो देखो यहां पर जो आपने हीट दिया था वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा था, मतलब सिर्फ टेम्परेचर को चेंज कर रहा था. सारा टेम्परेचर को चेंज करने में यूज हो गया. बट इस केस में जो भी आप हीट देंगे वो सारा का सारा टेम्परेचर को चेंज करने में यूज नहीं होगा. उसमें कुछ पोर्शन टेम्परेचर को चेंज कर रहा होगा और कुछ पोर्शन वर्क भी कर रहा होगा. इसका मतलब सेम अमाउंट से अगर टेम्परेचर चेंज करना है मुझे इन द बोथ द केसेस, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं देनी होगी. आपको प्रेशर कांस्टेंट वाले केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस है उसमें उसके कंपैरेटिवली कम हीट देनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? प्रेशर के केस में ज्यादा हीट इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि कुछ हीट का लॉस वर्क करने में भी होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो जो भी आप हीट देंगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर को चेंज करेगा. इसलिए भी हम लॉजिकली कह सकते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी. इज इट क्लियर? सीपी जो है हमारा वो सीवी से हमेशा क्या होता है, वो ज्यादा होता है. सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी. क्लियर हो गई बात? और सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू द गैस कांस्टेंट व्हिच इज आर, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज मेयर्स फार्मूला. आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई हों. यस सर. ठीक है, मैं इरेज करूं सर अगर आपने लिख लिया हो तो? ठीक है, अब इसी सीपी और सीवी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देता हूं. अब ध्यान से वो फॉर्मूला जो भी लिख रहा हूं सब याद रखना है. CV in terms of degree of freedom is written as F/2R. कहाँ से आया उसको अभी हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर किसी का मन करे कि भाई कहाँ से आया, तो वो इस बात को यहाँ से ऐसे देख सकता है कि भाई जो एनर्जी होती है वो NCV डेल्टा T होती है, तो एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ऐसा कुछ रिलेशन निकल के आ जाएगा. बट उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है. CP कितना लिख सकते हैं हम, तो CP कैन बी रिटन एज F/2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय R, बिकॉज CP जो है वो CV प्लस ऑफ R होता है. तो CV इतना है, उसमें R ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा. अब ये जो CP/CV है इसका रेशियो गामा कहलाता है. ठीक है, गामा, इसको हम एडियाबेटिक रेशियो भी कहते हैं गामा को. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो CP/CV इज इक्वल टू F/2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय दिस वुड बी रिटन एज F/2 मल्टीप्लाइड बाय R. इसका मतलब जो गामा लिखा जा सकता है उसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/f. ये भी एक फॉर्मूला, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलिए भाई. गामा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 + 2f. अब इसमें एक और चीज मैं सिखा रहा हूँ, एकदम दिमाग में बसा लेना. सीवी का एक फॉर्मूला गामा के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है, तो गामा के टर्म्स में इट कैन बी रिटन एज R/γ-1. सर कैसे लिखा, ये 1 को इधर ले आओ तो ये γ-1 हो जाएगा, ये 2/f हो जाएगा.
ये 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो गामा के टर्म्स में, तो ये CV की वैल्यू R अपॉन गामा -1 होती है, और CP की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये होता है गामा अपॉन गामा -1 मल्टीप्लाइड बाय R। ये गामा के टर्म्स में ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। क्लियर? ये नोट करो, एक दो फॉर्मूले पे और चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आता हूं। ओके सर। सबका हो सबने सबने लिखा है सर। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने जो लिखा है वो किसके लिए लिखा, तो ये हमने CPCV लिख लिया। अब देखो, अगर मान लो कि वी हैव मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, मान लेना गैसियस मिक्सचर, यही सारी चीजें मैं लिखूंगा। देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे भी सवाल आपको पूछे गए हैं नीट में। तो गैसियस मिक्सचर, अगर मैंने आपको कोई गैसियस मिक्सचर दे दिया, गैसियस मिक्सचर का मतलब इट कैन हैव 2 गैस और मोर देन 2 गैसेस, मींस इट इज मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। ठीक है, इसमें मान लो कि 2 गैस हैं, एक का गैस N1 and N2 are the number of moles N1 and N2 are number of moles of the gases mixed together। ठीक है, ये जो 2 गैस है उनको मिलाया हमने, और उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या इंडिविजुअली, दैट इज N1 and N2। और मान लीजिए कि M1 and M2 आर molecular mass of the gases mixed together। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, गैसेस का। किन गैसेस का, जिसको हमने साथ में मिक्स किया है। तो अगर हमने 2 गैसेस मिक्स कर दें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ये सब फॉर्मूला जो बता रहा हूं याद रख, इस पर डायरेक्ट सवाल आएगा नीट में, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होगा, N1 M1 N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ N2। ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, मिक्सचर का CP या मिक्सचर का CV कैसे लिखा जाएगा, तो मैं लिख देता हूं CP ऑफ मिक्सचर। CP ऑफ मिक्सचर वुड बी रिटन एज NCP1, that is a specific heat of one of the gas, N2 CP2, that is a specific heat of another gas, upon N1 plus of N2, this would be the CP of mixture। इसी तरह से CV of mixture अगर लिखें तो CV of mixture कितना होगा, N1 multiplied by CV1 plus of N2 multiplied by CV2 divided by N1 plus of N2, this would be the CV of mixture। ये सारे फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे। इसी फॉर्मूलाज को हम गामा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जल्दी से ये नोट करो, तो मैं इन्हीं फॉर्मूले को गामा के टर्म्स में लिख के बता देता हूं जल्दी से। डन सर। वेरी गुड। अब देखो बेटा, इसी CV ऑफ मिक्सचर एंड CP ऑफ मिक्सचर की मैं बात करता हूं फिर से इन टर्म्स ऑफ गामा। तो CV ऑफ मिक्सचर अगर मैं गामा के टर्म्स में लिखूं तो मैंने लिखा है NCV1 प्लस NCV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ N2, और मैंने गामा के टर्म्स में CV बताया था R अपॉन गामा -1, तो गामा 1 माइनस ऑफ 1 लिख दिया फॉर वन ऑफ द गैस। दूसरे के लिए मैंने लिख दिया R गामा 2 माइनस ऑफ 1, R गामा 2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, N1 प्लस ऑफ N2। अगर गामा गिवन हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इसी तरह से ये CP ऑफ मिक्सचर को अगर हमने लिखना हो गामा के टर्म्स में, तो CP ऑफ मिक्सचर को हम गामा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, N1 CP की जगह हम लिख सकते हैं गामा 1 गामा -1 R प्लस ऑफ N2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस ऑफ N2। दिस कैन बी रिटन एज फॉर CP ऑफ मिक्सचर, एंड ऊपर वाला जो है वो किसके लिए लिखा गया, CV ऑफ मिक्सचर। इज इट क्लियर?
आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो इसके बियॉन्ड जो भी बातें हैं वो अब हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, इसको निपटाइए, खत्म करिए। यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही, अब कल हम इससे आगे बात करते हैं। थैंक यू ठीक है, सर। वेलकम। ओके सर।